ना आज से गणित का नया अध्याय शुरू हो रहा है। अध्याय का नाम है अध्याय 10 व्रत। अध्याय 10 क्या है? व्रत। अब व्रत क्या होता है समझो। व्रत मालूम किसको बोलते हैं? रोटी खाओ कभी जिंदगी में, रोटी गोल होती है, उसी को व्रत बोलेंगे। वो क्या है? आपका व्रत है। क्लियर? रोटी क्या है? व्रत है। रोटी व्रत है। रोटी क्या है? व्रत है व्रत। और गेंद क्या है? गेंद व्रत नहीं है, गेंद गोला है। गेंद क्या है? नहीं। तो रोटी मतलब कि सिर्फ दो ही बीमार रहेगी, समतल रहेगी, उसका आयतन नहीं निकल सकता। लेकिन तुम फुटबॉल के अंदर कुछ भी भर सकते हो ना, है ना, क्योंकि उसकी अंदर जगह है ना, स्पेस है, तो वो गोला में जाएगा। क्लियर? अपन व्रत के बारे में पढ़ रहे हैं। ये होता है व्रत। ये क्या होगा तुम्हारा? व्रत। चकती हो गई। चकती मतलब डिस्क, सीडी। सीडी क्या है? व्रत है। सो सीडी आती ना, फंसाते अपन कंप्यूटर में, वो क्या है? व्रत है। क्या है वो? व्रत है। ये हो गया व्रत। व्रत में देखो, व्रत में एक होता है सेंटर पॉइंट। व्रत का क्या होता है? सेंटर पॉइंट। इसको हम बीचम बीच का जो बिंदु होता है इसको हम केंद्र बोलते हैं। ये क्या हमारा केंद्र है। ये व्रत का क्या है? केंद्र। ये व्रत का क्या है? केंद्र। ये व्रत का केंद्र है और ये व्रत की परिधि है। क्या है? ये व्रत की परिधि। क्लियर? ये है व्रत की परिधि। ये व्रत की परिधि है। दिख रही है आउटलाइन? ये व्रत की क्या है? परिधि है। अब सबसे पहले देखो, कुछ समझ लो यहाँ पे कुछ चीज। सबसे पहले हमने लिखे थे, क्या लिखे थे? देखो, जैसे कि देखो, ये एक व्रत हो गया व्रत। ये क्या होगा तुम्हारा? एक व्रत। और ये होगी एक रेखा। क्या ये रेखा इस व्रत को किसी भी बिंदु पर टच कर रही है? किसी भी बिंदु पर स्पर्श कर रही है? स्पर्श करना मतलब छूना। स्पर्श करना मतलब छूना। क्या ये रेखा इस व्रत को कहीं पर भी स्पर्श कर रही है? कहीं पर भी काट रही है क्या? नहीं काट रही ना। तो ये रेखा इस व्रत की अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये अप्रतिच्छेदी रेखा। रेखा कैसी है? प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, काट नहीं रही है, मतलब कैसी रेखा? अप्रतिच्छेदी है। रेखा कैसी है? अप्रतिच्छेदी है। क्लियर? इसके बाद ये हो गया हमारा व्रत। हो गया व्रत। अब ये रेखा इस व्रत को क्या कर रही है? दो बिंदुओं पर काट रही है। कितने बिंदु पर काट रही है? दो बिंदुओं पर। पहला बिंदु ये वाला हो गया, दूसरा बिंदु ये वाला हो गया। तो ये रेखा इस व्रत को काटती हुई जा रही है। तो ये जो रेखा है व्रत की प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है? व्रत की प्रतिच्छेदी। चित्र बनाते आना है ना, लिखते हुए चलो है ना। क्या है? व्रत की रेखा कैसी है? रेखा प्रतिच्छेदी है। चित्र बनाते आओ है ना। रेखा कैसी है? प्रतिच्छेदी है। कैसी है रेखा? प्रतिच्छेदी है। अब ये हो गया हमारा व्रत। हो गया व्रत। अब बारीकी समझना, पूरा खेल इसी चलेगा पूरा। ये रेखा आई, और व्रत के सिर्फ एक बिंदु पर उसने स्पर्श करी। स्पर्श करी मतलब टच करी। तो ऐसी रेखा जो व्रत के सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसको हम क्या बोलेंगे? व्रत की स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? व्रत की स्पर्श रेखा। क्योंकि सिर्फ एक बिंदु पे क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? व्रत की स्पर्श रेखा। कल लिखवाया भी था परिभाषा। क्या है? देखो, किसी व्रत की स्पर्श रेखा, किसी व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सिर्फ कितने बिंदु पर? तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। और दो बिंदु पे करी तो प्रतिच्छेदी बन जाएगी। इसलिए सिर्फ एक बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करती है, कितने बिंदु पर? ओनली फॉर एक बिंदु पर टच करती, प्रतिच्छेद करती है, तो वो क्या हो जाएगी? व्रत की स्पर्श रेखा हो जाएगी। क्लियर? ऐसा है। अब देखो, अब सुनो। सबसे पहले हमारा प्रमेय 10.1। दो प्रमेय क्या बोल रहा है? प्रमेय क्या बोल रहा है? देखो, प्रमेय 10.1 अच्छे समझना। व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा
स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बारीकी से, ठंडा दिमाग से। व्रत की बात आई, ठीक भैया। व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, हाँ, व्रत के किसी, ये बिंदु हो गया, व्रत किसी बिंदु पर क्या है, एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा, व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु जाने वाली त्रिज्या मतलब परिधि को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब यहां पर 90 अंश का कोण बनता है। क्लियर? हर कंडीशन में ये व्रत की स्पर्श रेखा है, ये व्रत की स्पर्श रेखा है, और ये स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर टच कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या मतलब इस बिंदु को से जाने वाली ये त्रिज्या, त्रिज्या की व्रत की त्रिज्या केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है ना। तो ये भी क्या होगी, लंब होगी। यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का क्या बनेगा, कोण बनेगा। मतलब ये वाली रेखा इस रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। जे लिखा है प्रमेय में। क्लियर? ये प्रमेय लिखना था, लिखो और चित्र बनाओ। मतलब कि ये रेखा इस रेखा पर क्या है, लंब है। ये रेखा इस रेखा पर क्या है, लंब है। तो अगला है आपका प्रमेय 10.2। ये प्रमेय अभी पूछ रहा हूं, ये प्रमेय बनेंगे तभी तुमसे सवाल बनेंगे। तो प्रमेय 10.2 क्या बोल रहा है कि बाह्य बिंदु से, बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई, व्रत पर खींची गई, बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, स्पर्श रेखाओं की क्या लंबाइयां बराबर होती है, बराबर होती है। तो सवाल क्या बोल रहा है, बाह्य बिंदु से, ये हो गया एक व्रत, व्रत के अंदर वाला बिंदु नहीं, बल्कि कौन सा बिंदु, बाहरी बिंदु, ये बाह्य बिंदु से, ठीक, बाह्य बिंदु से, कौन से बिंदु से, बाह्य बिंदु से, समझो अच्छे से, बारीकी समझो, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसलिए को व्रत पर स्पर्श रेखा खींच रहा हूं मैं, यहां पे स्केल जमाना, स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा जी हो गई, वो इस बिंदु पर काट रही है। बिल्कुल प्रकार से व्रत बनाओ, डिवाइडर से और स्केल से करो काम पूरा, है ना। और दूसरी स्पर्श रेखा देखो, बाहरी बिंदु से किसी भी व्रत पर, क्या बोला मैंने, बाहरी बिंदु से किसी भी व्रत पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते। कितनी स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं।
इस बिंदु से हमने पहली स्पर्श रेखा जे वाली हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा ये वाली हो गई तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर, फिर से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। मतलब जितनी बड़ी जे होगी उतनी बड़ी जे होगी। मेरा हाथ कुछ ज़्यादा बड़ा है ना, जितनी बड़ी जे होगी उतनी बड़ी ये भी होगी। क्लियर आया समझ में, है ना? जितनी बड़ी ये होगी उतनी बड़ी ये भी होगी। क्लियर। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है। बनेगा ऐसा। ठीक। अब उदाहरण समझेंगे, उतार लो उसको। बोल रहा है 12 की समझो, इंपॉर्टेंट सवाल है। सिद्ध करो कि दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये तुम्हारे यहाँ पे क्या बोल रहा है? सवाल कह रहा है, सवाल क्या बोल रहा है? देखो, सिद्ध करो कि दो संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्री वृत्त, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? दो संकेंद्री वृत्त, दो वृत्त है, पहला वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है। और संकेंद्री मतलब इस वृत्त का केंद्र भी यही बिंदु है और इस वृत्त का केंद्र भी यही बिंदु है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संकेंद्री वृत्त। इस वृत्त का केंद्र भी यही वाला बिंदु है और इस वृत्त का केंद्र भी क्या है? यही वाला बिंदु है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? संकेंद्री वृत्त। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? दो संकेंद्री वृत्त। दो संकेंद्री वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा, अब बड़े वृत्त की जीवा, बाहर जाना, बाहर चल जाओ, हल्ला मत करो, है ना? ये हो गया बड़ा वाला वृत्त। इस बड़े वृत्त की जीवा, जीवा मतलब वृत्त की परिधि को मिलाने, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु जी हो गया, दूसरा बिंदु जी हो गया। वृत्त की परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वृत्त की परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा। क्लियर। एक बिंदु ए ये हो गया, दूसरा बिंदु बी ये हो गया। इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? वृत्त की जीवा। तो ए बी यहां पर क्या है? ए बी यहां पर बड़े वृत्त की क्या है? जीवा है। ए बी यहां पर बड़े वृत्त की क्या है? जीवा है। बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ये रेखा इस बड़े वृत्त की तो जीवा है लेकिन छोटे वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो छोटे वृत्त के लिए ये स्पर्श रेखा है। बारीकी समझो, अंदर घुसना पड़ेगा, डीप जाओ, डीप। ये वाली जो रेखा है, ये रेखा छोटे वृत्त की तो क्या है? स्पर्श रेखा है, क्योंकि एक बिंदु पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। लेकिन यही वाली रेखा बड़े वृत्त की क्या है? जीवा है। क्या है? जीवा है। क्लियर। छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती। सिद्ध करो कि इस स्पर्श बिंदु पर, किस पर? इस स्पर्श बिंदु पर, इस स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, मतलब इस स्पर्श बिंदु पर दो बराबर भागों में बट जाती है, दो बराबर भागों में टूट जाती है, दो बराबर भागों में बट जाती है। यह सिद्ध करना है। हल डालेंगे, देखो हल। माना केंद्र O वाले दो संकेंद्रीय वृत्त C1 तथा C2 है। माना O केंद्र वाले, है ना? O केंद्र वाला एक वृत्त का नाम है C1 और O ही केंद्र वाला दूसरे वृत्त का नाम क्या है? C2। O केंद्र वाले वृत्त क्या कौन कौन से है? C1 और C2 है। कौन कौन से है? C1 और C2 है। क्लियर। O केंद्र वाला पहला वृत्त C1 है और O केंद्र वाला दूसरा वृत्त क्या है? C2 है। आया समझ में? ऐसा। इसके बाद बड़े वृत्त C1 की जीवा, कौन से वृत्त? बड़े वृत्त C1 की जीवा AB है। क्या है? AB है। क्लियर। बड़े वृत्त C1 की जीवा AB, बड़े वृत्त C1 की जीवा AB।
जो छोटे वृत्त C2 को ये बड़े वृत्त C1 की जीवा AB जो है वो छोटे वाले वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, जाते हुए टच कर दे रही है और निकल जा रही है ना, गई 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 टच करी और निकल गई। क्लियर है ना, ऐसा है। नहीं कोई नहीं मारेगा उसको, है ना, सीधी जान दो उसको, है ना, ठीक है ना, ऐसा है। अब ये हमको सवाल में दिया है, सवाल में क्या है, दिया है क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु पर ये रेखा समद्विभाजित होती है, मतलब दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। मतलब सिद्ध करना है AP, जितना बड़ा AP उतने बड़ा क्या है, BP भी है। सिद्ध करना है AP बराबर BP। क्या सिद्ध करना है, AP बराबर BP, AP बराबर BP, AP BP बराबर बराबर है, AP बराबर BP है, ये सिद्ध करना है। AP बराबर BP है। अब देखो कैसे पगला रहा है, देखो आइए OP को मिलाइए। हमने अपनी तरफ से क्या करे, OP को मिला लिए, OP को मिला लिए, हाँ। इस प्रकार AB, इस प्रकार कौन, AB, इस प्रकार AB, इस प्रकार AB C2 के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। इस प्रकार AB C2 के बिंदु P पर क्या है, स्पर्श रेखा है। ठंडा दिमाग। इस प्रकार AB C2 के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, टच कर स्पर्श रेखा है ना, क्लियर। और स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है, फिर से स्पर्श बिंदु से जो क्या होती है, त्रिज्या होती है। स्पर्श बिंदु से जो क्या होती है, त्रिज्या होती है, वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब OP जो है वो AB पर क्या है, लंब है। OP जो है वो AB पर क्या है, लंब है लंब। अब छोटे वृत्त के लिए तो जो स्पर्श रेखा है, इसलिए क्या है, इस पर ये लंब है। अब बड़े वृत्त के लिए, अब AB वृत्त C1 की एक जीवा है, जो AB है, जो क्या है, AB है AB, जो AB है वो वृत्त C1 की एक क्या है, जीवा है। कौन, AB वृत्त C1 की एक क्या है, जीवा है। वृत्त C1 की एक क्या है, जीवा है वृत्त C1 की एक जीवा है। और OP जो है वो AB पर क्या है, लंब है। तो 9वीं क्लास में मैंने पिछले साल एक प्रमेय पढ़ाया था, वो मैंने ये पढ़ाया था पिछले साल 9वीं क्लास में कि किसी वृत्त की जीवा, किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब इस जीवा को समद्विभाजित करता है। क्लियर है ना, जीवा है और OP लंब AB है। OP लंब क्या है, AB है। तो यहां पे वो प्रमेय भी लिख देना। क्या लिखोगे प्रमेय, लिखवाया नहीं हालांकि, अब भी याद आया। किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अतः AP बराबर BP। हाँ जी, तो लिखा है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, अतः AP बराबर BP। उतार लिए, बन जाएगा। एग्जाम्पल दो, क्या बोल रहा है, केंद्र O वाले वृत्त पर, किस पर, केंद्र O वाले वृत्त पर, O केंद्र वाले वृत्त पर, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से, एक बाहरी बिंदु T है, एक बाहरी बिंदु ये है, इस बिंदु को हमने क्या नाम दिए, बिंदु T नाम दिए। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से, कहां से, बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, पहली स्पर्श रेखा क्या खींचे अपन ने, TP खींचे है, और दूसरी स्पर्श रेखा अपन ने क्या खींचे है, TQ खींचे है। बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है।
टीपी और टी क्यू खींची गई है, सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है, कोण पी टी क्यू, बिंदु टी बीच में आ रहा है मतलब बिंदु टी पर कोण बन रहा है, कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू, ये वाला कोण, ठीक, कोण पी टी क्यू मतलब ये वाला कोण, ये बिंदु जो बीच में होता है उस बिंदु पे कोण बनता है ना, कोण पी टी क्यू जो है वो कोण ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू ये वाले कोण का डबल है, मतलब ये वाले कोण का क्या है, दो गुना, मतलब डबल है, मतलब कि ऐसे के दो कोण मिलेंगे, इतने और इतने मिलके जब दो कोण मिलेंगे तब ऐसा बड़ा वाला एक कोण बनेगा, ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो हल करेंगे इसको, हल डाल के लिखेंगे दिया है, हल डाल के लिखेंगे अपन दिया है, क्या है, दिया है दिया है। अब देखो क्या दिया है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है, क्या दिया है, ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है, एक बाह्य बिंदु टी से, एक बाह्य बिंदु मतलब एक बाहरी बिंदु टी से, एक बाहरी बिंदु टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टी क्यू खींची गई है, एक बाहरी बिंदु टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, पहली स्पर्श रेखा टीपी और दूसरी स्पर्श रेखा टी क्यू, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, P और Q स्पर्श बिंदु है, बिंदु P भी क्या है, स्पर्श बिंदु है, अरे स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर टच करेगा वो स्पर्श बिंदु है, और बिंदु Q भी क्या है तुम्हारा, स्पर्श बिंदु है, बिंदु Q भी क्या है तुम्हारा, स्पर्श बिंदु है। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सवाल से देखो उतार लो, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है PTQ, सिद्ध करना है PTQ बराबर क्या है 2OPQ, 2 ऐसे तो 2OPQ, 2OPQ सिद्ध करना है। मैंने ये मान लिया कि ये वाला जो कोण है PTQ जो है इस कोण का मान थीटा है, कितना मान लिया, थीटा, माना कोण PTQ बराबर कितना है, थीटा है, PTQ बराबर क्या है, थीटा है। अब प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 क्या बोलता है, क्या बोलता है बेटा, प्रमेय 10.2 बताओ क्या बोलता है, अरे प्रमेय ये बोलता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई इस दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, जितनी बड़ी टीपी होगी उतनी बड़ी कौन होगी, टीक्यू भी होगी, अभी बताया था ना, टीपी और टीक्यू कैसी होगी, बराबर होगी, तो लिख देंगे यहां पर टीपी और टीक्यू कैसी है, बराबर है, कौन बराबर है, टीपी और टीक्यू कैसी है, बराबर है, अतः टीपीक्यू, अतः टीपीक्यू, ये टीपीक्यू, अतः टीपीक्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज बना ना, टीपीक्यू एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर है ना, क्योंकि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, जितनी बड़ी ये वाली उतनी बड़ी ये वाली भी है, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर है, तो त्रिभुज की भुजाएं भी तो है ये, तो त्रिभुज की दो भुजाएं कैसी है, बराबर है। जब किसी त्रिभुज की तीन भुजा में से दो भुजाएं बराबर है उसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, क्लियर, क्या बोलेंगे उसको अपन, क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, अतः टीपीक्यू, टीपीक्यू, अतः क्या, टीपीक्यू, क्या है टीपीक्यू, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, इधर देखो ना, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, टीपीक्यू क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसीलिए कोण टीपीक्यू, बारीकी से, कोण टीपीक्यू मतलब ये वाला कोण, कोण टीपीक्यू मतलब ये वाला कोण समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण ये वाला और इस भुजा के सामने का कोण ये वाला, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी कैसे होंगे, बराबर, जितना बड़ा ये वाला उतने बड़ा ये वाला, कोण टीपीक्यू, ये वाला कोण, कोण टीपीक्यू और कोण टीक्यू पी,
कोण टी क्यू पी, ये वाला कोण, कोण टी क्यू पी, ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे, होंगे होंगे बराबर। अब इस कोण का मान निकाल रहा हूं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180। मतलब ये वाला कोण धन ये वाला कोण धन ये वाला कोण, तीनों दोस्तों के पास कितने रुपए हैं? 180 रुपए। तीनों कोणों का मान कितना है? 180 है, 180 है, 180। तीन दोस्त राम श्याम मोहन, इन सबके तीनों के पास कितने रुपए? 180। 180 रुपए में से अगर ये अपने रुपए लेके चला गया, माइनस हो गया, और 180 में से अगर ये माइनस हो गया और फिर ये माइनस हो गया, तो क्या बचा? ये बचा, बचेगा। तो ये वाले कोण को हम क्या लिख सकते हैं? ये वाले कोण को हम लिख सकते हैं 180 माइनस ये वाला कोण माइनस ये वाला कोण। तो इस कोण को हम क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे इसको हम? 180। क्या लिख देंगे? 180। क्या लिख देंगे? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस, देखो फिर से, ये वाला कोण ये वाला कोण ये वाला कोण, पूरे कोण कितने का हो गए? 180। 180 में से ये वाला कोण जो थीटा है ये हमने घटा दिए। 180 में से हमने क्या घटा दिए? थीटा कोण को घटा दिए। फिर से तीनों कोणों को 180, 180 में से हमने ये वाला कोण घटा दिए, घटा दिए। ठंडा दिमाग, ठंडा दिमाग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180 में से ये वाला कोण हटा दिए, तो सिर्फ ये दोनों कोण बचे, ये दोनों कोण बचे। बारीकी से 180 तीनों कोणों का योग, 180 में से ये वाला कोण हमने घटा दिए, हटा दिए, सिर्फ कौन से कोण बचे? ये दोनों कोण बचे, बचे दोनों कोण। और दोनों कोण कैसे है? बराबर है बराबर। तो दोनों कोण बचे। अब दोनों कोण का मैं अगर आधा कर दूंगा तो सिर्फ एक ही कोण बचेगा, क्योंकि दोनों कोण कैसे बराबर है। नहीं आ समझ में? देखो फिर से, ये तीनों कोणों को 180, ठंडे दिमाग से, तीनों कोणों को योग कितना हो गया? 180 हो गया। 180। इस 180 में से वाला कोण मैंने हटा दिया, ये वाला कोण मैंने हटा दिया, मतलब माइनस कर दिया। तो अब सिर्फ ये दोनों कोण बचे, और दोनों कोण बराबर है। दोनों कोण कैसे है? दोनों कोण कैसे है? बराबर। अगर मैं इसका आधा कर दूं, इसका मैं क्या कर दूं? आधा कर दूं, तो सिर्फ एक ही कोण बचेगा ना, बचेगा। इसके पास भी 10 रुपए, इसके पास भी 10 रुपए, 10 और 10 कितने रुपए? 20 रुपए। 20 का आधा कर दिया तो एक के पास 10 रुपए बचेंगे ना, तो निकल गया इस कोण का मान। तो इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं? कोण टी क्यू, कोण टी पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? कोण टी पी क्यू को हम लिख सकते हैं ये 1/2 180 माइनस थीटा। समझ में आया कैसे लिखे? ये वाले कोण को हम लिख सकते हैं 180 में से हमने पहले इसको घटा दिए, थीटा अलग कर दिए, फिर दो कोण बचे उसको हमने आधा कर दिया, तो सिर्फ वाला कोण बचा। आया कि नहीं समझ में? पक्का आ गया? ये हमने इसको ये लिख दिए। अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं, सुनो। 2 कोष्टक के बाहर है ना, लड्डू अंदर जाएगा सब में बटेगा, है ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। जे अंदर जा रहा है तो जे पहले इसके साथ भी इसका गुणा होगा और इसका गुणा इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ इसका क्या होगा? गुणा होगा। समझ में आया? जब मैंने 1/2 का मल्टीप्लाई किससे करा? 180 से करा। फिर से 1/2 का मल्टीप्लाई मैंने किससे करा? 180 से करा। मतलब 180 में मैंने 2 का भाग दिया, कितना आया? 90। ये कितना आ गया? 90। आगे 90। बेटा प्रमेय है, पेपर में आएगा 4-5 नंबर में, ये सवाल इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आएगा, लिख के दे रहा हूँ, इसलिए तुमको यहाँ रोक के समझा रहा हूँ। रोना मत, पेपर में घर जाके 3 बार करना सवाल को। 180 1/2 का मल्टीप्लाई 180 में करे, मतलब 180 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 90 आया, माइनस का माइनस, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई थीटा से कर दी, क्या आ गया? 1/2 थीटा आ गया, आ गया 1/2 थीटा। अब प्रमेय 10.1, कौन सा प्रमेय? प्रमेय 10.1। प्रमेय ये बोलता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा से, वृत्त की स्पर्श रेखा से, वृत्त की स्पर्श रेखा से
खींची गई त्रिज्या, वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब ये पूरा कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है 90 अंश का। मतलब कोण OPT, देखो कोण OPT ये कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। कोण OPT कितने अंश का है, 90 अंश का है 90 अंश का, है 90 अंश का। अब देखो 90 अंश का है ना, है। कोण OPT कितने अंश का है, 90 अंश का है ना। ये पूरा कोण कितने अंश का है। अगर मैं इस पूरे 90 में से, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, अगर मैं इस पूरे 90 में से इतना हटा दूं, इतने पूरे 90 में से अगर मैं इतना हटा दूं तो कितना बचेगा, इतना ही बचेगा ना, बचेगा। मतलब ये वाले कोण को, कोण OPQ को, ये वाले कोण को, कोण OPQ को, मतलब ये वाले कोण को, कोण OPQ को, मतलब ये वाले कोण को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस ये वाला कोण, इस कोण को, कोण OPQ को, ये वाले कोण को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस ये वाला कोण। 90 मतलब बड़ा वाला कोण, बड़े वाले कोण में से, बारीकी से बड़े वाले कोण में से, कोण OPT में से, कोण OPT में से अगर मैं ये वाला कोण घटा दूं, कोण QPT घटा दूं, कोण QPT घटा दूं, ये वाला कोण मतलब कोण TPQ घटा दूं, कोण TPQ घटा दूं, तो कोण अगर बड़े वाले में से अगर छोटा वाला घटा दूं तो क्या बचेगा, OPQ बचेगा। क्या बचेगा, OPQ बचेगा, बचेगा। इसके बाद OPT का मान कितना है, 90 अंश है। यहां मान कितना रख दिए, 90 अंश। क्लियर। इसके बाद कितना रख दिए, 90 अंश रख दिए। माइनस का माइनस, बात मत करो, माइनस से क्या हो गया, माइनस हो गया माइनस। इसके बाद TPQ का मान कितना है, TPQ का मान ये लिखा, ये लिखा देखो, TQP, बारीकी समझो, बारीकी समझो, TQP बारीकी समझो। देखो TQP का मान कितना है, TQP का मान है 90 माइनस हाफ थीटा। TQP का मान कितना है, 90 माइनस हाफ थीटा। तो TPQ का मान कितना रख देंगे यहाँ पे हम, 90 माइनस हाफ थीटा रख दिए। इसका मान 90 माइनस का माइनस, इसका मान कितना हो गया, 90 माइनस हाफ थीटा। इसके बाद OPQ का हो गया, OPQ का क्या हो गया, OPQ बराबर का हो गया, बराबर 90 का 90। अब ऋण का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, धन गुणित ऋण ऋण, 90 का 90, ऋण गुणित ऋण हो गया धन, 1/2 का 1/2 और थीटा का हो गया थीटा। अब 90 धन का 90 ऋण का कट के क्या हो गया, 0। अब कोण OPQ का यहाँ पर क्या हो गया, कोण OPQ हो गया बराबर का बराबर 1/2 थीटा का हो गया 1/2 थीटा। अब कोण OPQ का हो गया, कोण OPQ बराबर का हो गया बराबर 1/2 का हो गया 1/2। इसके बाद थीटा का मान कितना है, अरे जाना, थीटा का मान जे PTQ है, क्या है PTQ। तो थीटा का मान कितना रख दिए, PTQ रख दिए। बराबर किस तरफ, दो भाग में है, इस तरफ दो काय में जाएगा, गुणे में, इस तरफ जे भाग में है, इस तरफ काय में जाएगा, गुणे में। दो का मल्टीप्लाई यहां हो गया तो 2 यहां आ गया, 2 OPQ का OPQ बराबर का बराबर PTQ का PTQ। इसको इस तरफ लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया और यही हो गया तुम्हारा सिद्ध। जाओ, हमारा गणित का अध्याय 10 व्रत का हमारा उदाहरण 3, उदाहरण नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, हमारा यहां पर एक ये वृत्त दिया है, इस वृत्त का हमारा केंद्र O है, हमारे वृत्त का केंद्र क्या है, O है। और केंद्र को परिधि से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या OP का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या OP का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है।
वृत्त की त्रिज्या ओपी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर है। और हमको यहां पर इस वृत्त की एक 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ दी है। जीवा बिंदु वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। बिंदु P और बिंदु Q को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। तो PQ यहां पर एक जीवा है और जीवा PQ की लंबाई कितनी है? जीवा PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। जीवा PQ कितनी है? 8 सेंटीमीटर लंबी है। जीवा PQ कितनी लंबी है? 8 सेंटीमीटर लंबी है। PQ की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर क्या है? ये लंबी है तुम्हारी जीवा, 8 सेंटीमीटर। इसको मैंने यहां लिख दिया, हल्का से इसको यहां कर लेंगे। 8 सेंटीमीटर ये क्या हो गई? तुम्हारी जीवा हो गई। P तथा Q बिंदु पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु P से, वृत्त के बिंदु P से एक स्पर्श रेखा निकली और वृत्त के बिंदु Q से एक दूसरी क्या निकली? स्पर्श रेखा निकली। और ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखा इस बिंदु T पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। तो TP की लंबाई ज्ञात करो। T से लेकर के P तक की दूरी, TP की लंबाई ज्ञात करना है। किसकी लंबाई ज्ञात करना है? TP की लंबाई ज्ञात करना है। किसकी लंबाई? TP की लंबाई ज्ञात करना है। क्लियर? अब यहां पर देखो, अब हम हल करेंगे। हल माना O वृत्त का केंद्र है। हमने ये माने कि वृत्त का केंद्र क्या है? O है। O वृत्त का केंद्र है तथा वृत्त की त्रिज्या OP का मान 5 सेंटीमीटर है। और वृत्त की त्रिज्या OP, वृत्त की त्रिज्या OP का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या OP कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर दी है। OT को मिलाया गया है। हमने अपने तरफ से अलग से एक रचना क्या करे है कि हमने OT को क्या किए? हमने इसको यहां पर मिलाए हैं। क्लियर? OT को मिलाया गया है। किसको मिलाया गया है? OT को मिलाया गया है। O बिंदु और बिंदु T, OT को क्या किया गया है? मिलाया गया है। OT जो है PQ को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करता है। ये आपका जो OT है, OT, ये वाला OT इस PQ को इस बिंदु R पर प्रतिच्छेद करता है। OT PQ को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करता है। इसके बाद तथा त्रिभुज TPQ तथा त्रिभुज TPQ, त्रिभुज कौन सा? TPQ समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज क्यों बोलेंगे? इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज इसीलिए बोलेंगे क्योंकि हमारे गणित का प्रमेय 10.2 हमसे ये कहता है, गणित का प्रमेय 10.2 हमसे ये कहता है कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है। क्लियर? और त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर होगी तो हमारा दिया गया त्रिभुज क्या होगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर? अतः त्रिभुज TPQ क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज TPQ क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और TO जो है ना, TO जो हमारा क्या है? TO जो है हमारा, TO जो है, TO कोण PTO का कोणार्धक है। किसका? कोण PTO, इस कोण का, कोण PTO का ये कोण है, कोण का अर्धक। कोण के अर्धक का मतलब ये होता है ऐसी रेखा जो किसी भी कोण को आधे आधे भागों में बांट दे, उसको हम क्या बोलेंगे? कोणार्धक बोलेंगे। तो TO जो है वो कोण PTQ ये वाले कोण का कोणार्धक है। तो यहां पर हम लिखेंगे TO कोण PTO का कोणार्धक है। इसीलिए OT लंब है PQ पर। कौन लंब है?
ओटी जो है, जो कौन है, ओटी जो है वो पी क्यू पर क्या है, लंब है। ओटी जो है पी क्यू पर लंब है, मतलब यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा। ओटी जो है, ये वाली ओटी रेखा इस पी क्यू रेखा पर खड़ी है, ये आड़ी हो गई और ये खड़ी हो गई, क्लियर। लंब है तो कितने अंश का कोण बन रहा है, यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है। आया ना समझ में, किससे लंब है, क्योंकि ये आड़ी है, इस पर ये खड़ी है, मतलब लंब है ना। 90 अंश का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। ओटी पी क्यू पर लंब है, ओटी किस पर, पी क्यू पर क्या है, लंब है, क्या है, लंब है। और इस प्रकार ओटी जो है वो पी क्यू का अर्धक है। ओटी जो है वो पी क्यू पर लंब है लंब। लेकिन एक बात और भी है कि ओटी जो है ना, ओटी हमरी जो ओटी है, ओटी हमरी जवाली ओटी, अरे पी क्यू की अर्धक है। मतलब जे रेखा पी क्यू को आधे आधे भागों में बांट देती है। हमारी पूरी की पूरी जीवा 8 सेंटीमीटर की है, 8 का आधा कर दिए, कितना बचा, 4 बचा। तो ये कितनी बची, 4 सेंटीमीटर। कितनी बची, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अतः पी आर का मान भी 4 सेंटीमीटर और आर क्यू का मान भी कितना, आर क्यू का मान भी 4 सेंटीमीटर। अब हमारा ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हम क्या लगा देंगे, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज ओ पी आर में, समकोण त्रिभुज ओ पी आर में, समकोण त्रिभुज ओ पी आर। अरे जे वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखो यहां पर हमारा जो समकोण है ना, ये समकोण के मुंह के सामने वाली भुजा अर्थात समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। ओपी यहां पर हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण का मान कितना रख देंगे, यहां पर हम ओपी रख देंगे। कर्ण का मान हमने यहां पर ओपी रख दिया, यहां पर घात 2 है, यहां पर भी घात कितनी हो गई, 2 हो गई। इसका बराबर का बराबर। लंब का मान कितना है हमारा, लंब का मान यहाँ पर पी आर है, लंब का मान कितना है यहाँ पर पी आर है। और यहाँ पर भी घात 2 है, घात 2 का यहाँ पर क्या हो गया, घात 2 हो गया। धन का धन। हमारे आधार का मान कितना है, हमारा आधार यहाँ पर ओ आर है। आधार कितना है हमारे यहाँ पर ओ आर है। तो यहां पर आधार का मान हम कितना रख देंगे, ओ आर रख देंगे और घात 2 का यहां पर क्या हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। इसके बाद ओपी स्क्वायर का हो गया ओपी स्क्वायर, है ना। देखो हमको यहां पर ओपी का मान तो दिया है, हमको यहां पर पी आर का मान भी दिया है, हमको यहां पर ओ आर का मान दिया क्या, नहीं। तो बराबर के एक तरफ सिर्फ ओ आर को रहने दो, बाकी सबको एक इस तरफ पक्षांतर कर दो। क्लियर। यहां पर पी आर स्क्वायर धन का इस तरफ आएगा तो पी आर स्क्वायर काय का हो गया, ऋण का हो गया। अब इस वाले पद को इस तरफ लिख लिए, इस वाले पद को इस तरफ लिख लिए। ओ आर स्क्वायर का यहां पर हो गया ओ आर स्क्वायर, बराबर का हो गया बराबर हो गया। ओपी स्क्वायर का ओपी स्क्वायर, माइनस का माइनस, पी आर स्क्वायर का पी आर स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद बराबर किस तरफ वर्ग लगा है, ये वाले पद में भी, ये वाले पद में वर्ग लगाना पड़ेगा। तो वर्ग लगाने के लिए इसको करनी में लिखना पड़ेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको पहले मैंने करनी लिख दिया, यहां पर मैंने करनी लिख दिया और इसका लगा दिया मैंने वर्ग, क्योंकि वर्ग से करनी तो कट जाएगी और ये उतने का उतना ही बचेगा, इसलिए हम करनी लगा करके वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। अब इधर वाले वर्ग से इधर वाला वर्ग हमारा कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कट गया। तो यहां पर यहां पर सिर्फ कितना बचा, ओ आर बचा, बराबर का बराबर। करनी में कितना बचा, ओपी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हमारा यहां पर ये बचा।
बचा, क्लियर, इतनी बचा। ओ आर का हो गया ओ आर, बराबर का बराबर, करनी का हमारा क्या हो गया करनी। अब ओपी का मान कितना है, ओपी का मान यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो ओपी का मान हमने कितना रख दिया, 5 रख दिया। घात 2 का हो गया घात 2, माइनस का माइनस, पी आर का मान कितना है, पी आर का मान यहाँ पर 8 है, तो पी आर का नहीं, ये पी क्यू का मान 8 था, तो 8 का आधा ये 4 होगा ना, तो पी आर का मान कितना है 4 है। पी आर का मान कितना है 4 है, तो पी आर का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम 4 रख देंगे। अब ओ आर का ओ आर, बराबर का बराबर, करनी का करनी, 5 का वर्ग 25, 25 माइनस का माइनस, 4 का वर्ग 4 चौ 16। ओ आर का ओ आर, बराबर का बराबर, करनी का करनी। 25 में से 16 को यदि हम घटाते हैं तो हमारा कितना बचता है, 9 बचता है। कितना बचता है, 9 बचता है। ओ आर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ आर हो जाएगा बराबर का बराबर हो जाएगा, करनी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, करनी हो जाएगा। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम यहाँ पर 3 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की घात 2, 3 का वर्ग 3 दिया कितना होता है, 9 होता है, क्लियर। अब यहाँ पर वर्ग से करनी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। किससे कौन कट जाएगा, वर्ग से करनी कट जाएगी, तो ओ आर का मान कितना आएगा, ओ आर का मान यहाँ पर हमारा 3 बचेगा, और उसकी इकाई क्या रहेगी हमारी, सेंटीमीटर रहेगी। हमारी इकाई क्या रहेगी, इसकी सेंटीमीटर रहेगी। तो ओ आर का मान कितना जाएगा, 3 सेंटीमीटर। किसका मान, ओ आर, ये ओ आर का मान कितना हो जाएगा हमारा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर। ओ आर का मान कितना आ गया हमारा, 3 सेंटीमीटर निकल करके आ गया, क्लियर, पक्का। ओ आर का मान हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर। इसके बाद यहां पर देखेंगे, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्या बोला मैंने, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण। ये हो गया हमारा आधा वृत्त, हो गया आधा वृत्त। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण तो होता है, लेकिन एक बात यहां पर और ये है कि स्पर्श रेखा, कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा का ये स्पर्श बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु मैंने लिखवाया था ना, प्रमेय 10.1, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब ये पूरा कोण कितने अंश का बनता है, 90 अंश का क्या बनता है, कोण बनता है। मतलब हमारा ये पूरा कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। कितने अंश का है, 90 अंश का। यानी कि अगर मैं इतने कोण को और इतने कोण को, अगर मैं ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ दूंगा तो वो ये पूरा कोण हो जाएगा, जो कि 90 अंश के बराबर होगा बराबर। बाहर जाना, बाहर जा सकते हो, है ना, बात करना है क्या, हाँ। तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण कितने अंश का बन जाएगा, 90 अंश का। ये वाले कोण को हम क्या लिख सकते हैं, इस कोण को हम लिख सकते हैं कोण TPR, TPR, कोण TPR धन। ये वाले कोण को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला कोण हो जाएगा हमारा कोण RPO। ये वाला कोण क्या हो गया हमारा, कोण RPO। और इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 90 अंश। कितना हो जाएगा, 90 अंश। अब देखो TPR का हो गया TPR, धन का हो गया धन। अब कोण RPO, कोण RPO मतलब ये वाला कोण, कोण RPO मतलब ये वाला कोण। ये वाला जो कोण होगा ना वो कोण PTR के बराबर होगा, कोण PTR ये वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। हमने इसके पहले जो एक एग्जाम्पल किए थे, वो एग्जाम्पल में हमने ये जाने थे ना, इसके पहले का हमारा जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 2, हमने उसमें ये जाने थे कि ये वाला जो कोण होता है वो इस कोण का डबल होता है। इस कोण का डबल, इस कोण का डबल इसके बराबर होता है।
जाने थे? इसके पहले का हमने सवाल में नहीं जाने थे क्या? हमने एक व्यंजक सिद्ध किया था उदाहरण नंबर 2 में, जस्ट इसके पिछले सवाल में क्या सिद्ध किया था कि पी टी क्यू, क्या सिद्ध किया था? पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू जो होता है कोण ओ पी आर, कोण ओ पी आर के दुगने के बराबर होता है। परसों के दिन हमने करे थे। एग्जाम्पल नंबर 2 में सवाल मिल भी जाएगा शायद, है ना? ये देखो, ये बुक में देखो ये दिया है, सिद्ध कीजिए कि एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 234 पर ये कोण पी टी क्यू क्या दिया है? कोण पी टी क्यू बराबर ये इतना इतना होता है, ये दिया है इतना होता है। ये सवाल में दिया है, ऑलरेडी दिया है। इसका मतलब नहीं समझ रहे हो आप लोग? इसका मतलब क्या मालूम है? इसका एक ही अर्थ निकलता है कि पी टी क्यू ये वाला जो कोण है, ऐसे के दो कोण मिलेंगे। ऐसे कितने कोण मिलेंगे? ओपीआर के टाइप के दो कोण मिलेंगे। कितने कोण मिलेंगे? 2। तब ये कि पूरा बनेगा। मतलब ये वाला कोण जो है इस कोण का क्या है? डबल है, और इसका आधा जे हो गया, तो ये और ये बराबर होंगे ना। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि ओ पी आर, ये वाले कोण को हम क्या लिख सकते हैं? पी टी क्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पी टी क्यू लिख सकते हैं। तो मैंने ओ पी आर को मैंने क्या लिख दिया? पी टी आर लिख दिया। क्या लिख दिया? देखो, ओ पी आर को मैंने क्या लिख दिया? पी टी आर लिख दिया। क्या लिख दिया? इसको हमने वाला कोण पी टी आर लिख दिए। ओ पी आर को हमने क्या लिख दिए? कोण पी टी आर लिख दिए। क्यों लिखे? चूंकि ओ पी आर, कोण ओ पी आर और कोण पी टी आर, कोण पी टी आर कैसे है? दोनों बराबर है, इसीलिए लिख दिए। कापी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसलिए, है ना? ये तो लिखा है रे, मत लिखो, ये लिखा है ना। यानी कि देखो, कोण ओ पी आर जो है, कोण ओ पी आर जो है, इसको ओ पी आर बोलो या आर ओ पी बोलो, बात एक ही है ना? बस जिस बिंदु पर कोण बन रहा है वो वाला बिंदु P कहाँ होना चाहिए? दोनों के बीच में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आर पी ओ लिखा है, तो आर पी ओ कितने का हो गया? ये वाला कोण। क्लियर? जब सवाल समझा करके हो जाता है ना, तो आप लोग की जो बारीकी चीज है ना, जो कि मैं समझाता नहीं, उसको आप अलग से पूछ लिया करो कि ऐसा क्यों हुआ, तो फिर मैं बता दूंगा उसका कारण, है ना? तो देखो, आर पी ओ ये वाला कोण जो है वो आर पी ओ जो है कोण पी टी आर, ये वाले कोण के क्या है? बराबर है। हो गया बराबर। अब इसके बाद एक चीज बारीकी समझना, इसीलिए देखो, समकोण त्रिभुज, कौन सा? समकोण त्रिभुज टी आर पी, समकोण त्रिभुज टी आर पी है समकोण त्रिभुज। यहां से समकोण है, क्योंकि ये 90 का है। क्लियर? और समकोण त्रिभुज पी आर ओ में, समकोण त्रिभुज पी आर ओ में, वो यहां से समकोण है समकोण, है समकोण। तो एक चीज अजमाइए, इस समकोण त्रिभुज का, इस त्रिभुज का एक कोण ये 90 अंश का है। क्लियर? है 90 अंश का। और इस त्रिभुज का ये वाला कोण भी कितने अंश का है? 90 अंश का। कितने अंश का? 90 अंश का है। इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के ये वाले कोण के बराबर है बराबर। तो जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होते हैं, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। क्लियर? है ना? तो अतः, है ना, ए मतलब एंगल मतलब कोण। कौन सा? कोण समरूपता द्वारा दोनों त्रिभुज कैसे है? समरूप है। दोनों त्रिभुज कैसे है? समरूप है।
अब अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है? समान अनुपात में होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है? समान अनुपात में होती है। मतलब कि देखो यहां पर टीपी है, यहां पर क्या है? टीपी है टीपी। समकोण के सामने भुजा कर्ण यहां पर टीपी है, और यहां पर समकोण के सामने की भुजा की कर्ण क्या है? ओपी है ओपी। तो टीपी बटा ओपी, इस त्रिभुज के लिए जो काम टीपी कर रही है वही काम इस त्रिभुज के लिए ओपी कर रही है। तो टीपी बटा ओपी, यहां जाएगा टीपी बटा ओपी। आ गया। अब यहां पर देखो ये लंब यहां पर आरपी है। इस त्रिभुज में जो काम यहां पर आरपी कर रही है आरपी, तो इस त्रिभुज के लिए लंब क्या है? यहां पर आरपी है, और इस त्रिभुज के लिए लंब यहां पर आर ओ है। क्या है? आर ओ है ना। तो यहां पर जाएगा आरपी बटा आर ओ हो जाएगा। क्या जाएगा यहां पर? आरपी बटे क्या जाएगा? आर ओ हो जाएगा। आ गया। अब यहां पर टीपी का हो गया टीपी, बटा का हो गया बटा। पीओ का मान कितना है? पी ओ का मान 5 है, तो पीओ का मान कितना रख देंगे? 5 बराबर का बराबर। आरपी का मान कितना है? आरपी का मान यहाँ पर 8 का आधा 4। आरपी का मान कितना है? यहाँ पर 4 है, बटा का बटा। आरओ का मान कितना है? आरओ का मान अभी हमने निकाला। आरओ का मान कितना है? 3 है, यहाँ रख दिए 3 बराबर। किस तरफ? 5 यहाँ पर बटे में है, भाग में, उस तरफ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। टीपी का टीपी बराबर का बराबर, 4/3 का 4/3 बराबर। किस तरफ? 5 भाग में, उस तरफ गए 5 काय में आ गया? गुणे में। 5 चौ 20 बटा का बटा 3 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। नोट कर ली कॉपी में? अध्याय 10 का नाम व्रत है, और इसकी हम प्रश्नावली 10.2 का आज से श्री गणेश कर रहे हैं। हमारा आज का प्रश्न एक क्या कह रहा है? यहाँ पर प्रश्न एक हमारा यहाँ पर ये बोल रहा है, एक बिंदु Q से, कहां से? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। कितनी स्पर्श रेखा की लंबाई? 24 सेंटीमीटर है। जिस पर से बिंदु हो गया, और Q की केंद्र से दूरी, ये हमारा केंद्र हो गया O। Q की केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, मतलब ये वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। और सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको ये क्या दिया है? आधार दिया है आधार। ये आपको यहाँ पर क्या दिया है? कर्ण दिया है। क्या दिया है? कर्ण। और ये क्या दिया आपको यहाँ पर? लंब दिया है। ये क्या दिया आपको यहाँ पर? लंब दिया है। क्या दिया है? लंब दिया है। क्लियर? ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया? लंब हो गया। क्या हो गया? ये लंब हो गया लंब हो गया। हल डालेंगे, और हल डालने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? माना स्पर्श रेखा QT बराबर कितनी है? 24 सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर, तथा त्रिभुज तथा समकोण त्रिभुज OTQ में समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। कर्ण OQ बराबर कितना? 25 सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर। अब ये वाली भुजा देखो,
हो गया है ना। समकोण त्रिभुज में क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है हमारा? पाइथागोरस प्रमेय हमारा यहाँ पर ये बोलता है कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना है? समकोण के सामने कर्ण का मान है 25, मतलब 25 का वर्ग बराबर। लंब का मान कितना है? लंब यहाँ पर ओटी है, लंब यहाँ पर क्या है? ओटी का वर्ग धन आधार कितना है? आधार क्यूटी है, आधार कितना है? क्यूटी का वर्ग। हो गया। अब 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? 625 बराबर किस तरफ? ये धन का है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा? ऋण का। और क्यूटी का मान कितना है? क्यूटी का मान 24 घात कितनी? 2 ओटी स्क्वायर का ओटी स्क्वायर। हो गया। इसके बाद जहां पे करूंगा मैं, ये मेरा कागज है, 625 का हो गया 625 माइनस 24 का वर्ग कितना हो जाएगा? क्या बात, बहुत शानदार, 576 बराबर ओटी स्क्वायर का यहाँ पर हो जाएगा ओटी स्क्वायर। अब घटाएंगे, 15 में 6 गए 9, अरे 11 में 7 गए 7 8 9 10 11 4 बचे हैं ना। 49 बराबर ओटी स्क्वायर। 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 की घात 2 बराबर ओटी स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। ओटी का मान कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। अतः ओटी का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। अगले सवाल में तुमको इस प्रकार की सही विकल्प चुन के लिखना है। इस प्रकार की आकृति दी है और पी टी क्यू का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? पी टी क्यू का मान ज्ञात करना है, जे इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है, पी टी क्यू का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। क्लियर? देखो एक प्रमेय क्या होता है, अच्छे समझो। ऑब्जेक्टिव हल करने का तरीका, इस प्रकार के विकल्प आए तो किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या ये लंब होती है। ये कोण कितने अंश का बन गया? 90 अंश का बन गया। बन गया 90 अंश का कोण। कोण पी कितने अंश का हो गया? 90 अंश का हो गया। कितने अंश का हो गया? 90 अंश का हो गया। कोण क्यू ये वाला है, ये भी स्पर्श रेखा क्या है? एक प्रकार की ये स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का बनेगा। कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का बनेगा। ये कोण 90 का, ये कोण 90 का, ये 110 का। ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। 360 में से 90 घटाओ, कितने बचे? 270। फिर 270 में से फिर 90 घटाओ, कितना बचा? 270 में से फिर 90 का कितना बचा? 180 बचा। 180। फिर 180 में से 110 घटाओ, कितना बचा? 180 में से 110 70 बचा, है ना। चारों कोणों का योग 360 है ना। उससे ये भी हटा दिए, ये भी हटा दिए, ये भी हटा दिए, तो ये कितना बचा? 70। अतः कोण टी कितना बचा? कोण टी बराबर बचा 70। कितना बचा? 70। इस प्रकार से ये निकाले जाते हैं। आया समझ में? ओ देखो 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 देखो, अपनी चालू हो गई है भैया प्रश्नावली 10.2 है ना। एक्सरसाइज 10.2 अपन ने आज स्टार्ट कर दिए है। इसका हमारा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यंजक है। इसको व्यंजक बोलो या सवाल बोलो या प्रमेय बोलो, बात एक ही है। हमारा सवाल आज ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है।
सिद्ध कीजिए कि, प्रूव्ड दैट, सिद्ध करो, सिद्ध करो, सिद्ध करो, सिद्ध करो, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो? किसी व्रत के किसी व्यास, किसी व्रत के, ये होता है व्रत किसी व्यास, व्रत में केंद्र से होकर जाने वाली रेखा व्रत का व्यास कहलाती है। इस व्यास के सिरे, इस व्यास के दो सिरे हैं। व्यास के कितने सिरे हैं? दो सिरे हैं। व्यास का पहला सिरा है बिंदु P और व्यास का दूसरा सिरा है बिंदु Q, है ना। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है। व्यास का पहला सिरा हो गया बिंदु P। इस बिंदु P पर व्यास के एक सिरे पर अपन ने एक स्पर्श रेखा ये खींच दिए। क्या खींच दिए? AB स्पर्श रेखा हमने व्यास के सिरे बिंदु P पर क्या कर दिया? हमने AB स्पर्श रेखा खींच दिए। और व्यास का दूसरा सिरा हो गया ये वाला बिंदु Q, हो गया। इस बिंदु Q पर हमने क्या खींच दिए? दूसरी स्पर्श रेखा हमने यहां पर ये खींच दिए। तो ये सिद्ध करना है कि व्यास के किन्हीं दो सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर है, मतलब आमने सामने है। आ समझ में? ये क्या करना है हमको? यहां पर सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखा ये वाली और ये वाली दोनों कैसी होती है? अरे भैया समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर होती है समांतर। ये सिद्ध करना है। ये क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखो अब करेंगे अपन इसको। माना, अरे माना, क्या माना? माना कि PQ एक O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। हमने जे माने कि केंद्र O वाला एक वृत्त है, केंद्र O वाला एक वृत्त है। इस वृत्त का एक व्यास PQ है। इस वृत्त का एक व्यास PQ है। वृत्त का व्यास PQ है। PQ एक O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। क्या है? व्यास है। जिसके सिरों पर P तथा Q पर स्पर्श रेखाएं AB और CD खींची गई है। जिसके मतलब किसके? अरे व्यास के। जिसके सिरों P और Q पर, इसके दो सिरा है। पहला सिरा इसका P है और दूसरा सिरा क्या है? Q है। तो जिसके सिरों P और Q पर दो स्पर्श रेखा है। कितनी स्पर्श रेखा है? दो स्पर्श रेखा है ना। सिरे P पर पहली स्पर्श रेखा AB और सिरा B पर दूसरी स्पर्श रेखा क्या खींचे है? CD खींचे है। क्या खींचे है? CD खींचे है। दो स्पर्श रेखा AB और CD खींची गई है। AB खींची गई है और CD खींची गई है। क्लियर? खींच लिए? अब इसके बाद एक चीज बताया था मैंने रे, चल बता क्या बताया था? प्रमेय 10.1 क्या होता है? क्यों बेटा मुन्ना क्या होता है? पता 10.1 क्या होता है? क्या होता है? कौन बताएगा? बता 10.1 क्या होता है? हाँ बताना। हाँ प्रमेय पूछ रहा हूँ, क्या होता है? अरे बोलो ना, क्या होता है? प्रमेय 10.1 ये होता है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। मतलब कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। उसी प्रकार स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, अरे स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है?
90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है ना। तो त्रिज्या यहां पर हो गई ओपी, यहां पर ओपी क्या हो गई, त्रिज्या। ओपी क्या हो गई, त्रिज्या। ओपी त्रिज्या जो होगी, आऊं क्या रे, जो ओपी त्रिज्या होगी, जो क्या होगी, ओपी त्रिज्या होगी, वो स्पर्श रेखा ए बी पर, किस पर, स्पर्श रेखा ए बी पर क्या होगी, लंब होगी। ओपी त्रिज्या, ओपी पहनाएंगे अब टोपी, है ना। ओपी त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या, ओपी त्रिज्या। ओपी जो होगी वो किस पर, ए बी पर, किस पर, ए बी पर क्या होगी, लंब होगी। मतलब यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। ओपी जो है वो ए बी पर क्या है, लंब है। ये कौन बोल रहा है, प्रमेय 10.1 ये कहता है कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मतलब कि ये वाला कोण कितने अंश का, 90 अंश का, यानी कि कोण ओ पी बी, ये वाला कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कोण ओ पी बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। कहां से आया, प्रमेय 10.1 से आया। इसी प्रकार यहां पर आप लोग देखोगे तो यहां पर OQ एक त्रिज्या है, OQ त्रिज्या है। OQ जो है वो CD पर क्या है, लंब है। OQ जो है वो CD पर खड़ी है, OQ जो है वो CD पर लंब है। OQ जो है वो CD पर लंब है, OQ CD पर लंब है। अरे कहां से लंब, अरे भैया प्रमेय 10.1 से लंब है ना रे, कैसे हो गए, है ना, आज समझ में है लंब। अब इसके बाद तो देखो कोण OQC, अरे भैया ये वाला कोण, कोण OQC, कौन सा कोण, कोण OQC, ये कोण कितने अंश का है, 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, OQC 90 डिग्री का है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब करेंगे कुछ नहीं, समीकरण 1, हाँ रुक जा, समीकरण 1 अब भी तेरा साथी आ रहा है। और समीकरण 2, दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देंगे। जुड़ता कैसे है, बराबर के इधर वाले से बराबर का इधर वाला जुड़ जाएगा। कोण OPB, कोण OPB से कोण OQC, कोण OQC जुड़ जाएगा। बराबर बराबर का बराबर, बराबर के इस तरफ वाले से बराबर के इस तरफ वाला जुड़ जाएगा। 90 से 90, 90 और 90 जोड़ना आने लगा तुमको। देखो कोण OPB का कोण OPB, धन का धन, कोण OQC का कोण OQC, 180 का 180। OPB, OPB, OQC, OQC, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों का योग कितने अंश है रे, 180 अंश है। तो जब अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। 9वीं क्लास में पढ़े होंगे, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। या इसका उल्टा, अगर अंदर के दोनों कोणों का योग 180 अंश है तो दोनों रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। अतः रेखा AB और रेखा CD समांतर है। AB और CD कैसी, समांतर, ये होता समांतर का निशान। अतः किसी व्रत के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है। उतार लिए। क्या चल रहा अपना प्रश्नावली 10.2 का आपका प्रश्न नंबर 5, प्रश्न क्रमांक 5। आपका सवाल क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है।
क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, पहले समझो बारीकी से। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, किससे, ये होता है स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा और वृत्त का जो जहां से टच करके जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे? तो सिद्ध करो कि स्पर्श बिंदु से, सिद्ध करो कि स्पर्श बिंदु से, सिद्ध करो कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। अपन ने स्पर्श, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब, है ना। यदि हम इससे क्या खींचे, एक लंब खींचे स्पर्श रेखा से, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से हम क्या खींचे, एक लंब खींचे। लंब मतलब कि यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, बन रहा है। खींचा गया लंब, खींचा गया क्या, लंब। कहां से होके जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। यहां पर ये सिद्ध करना है। डालेंगे हल, हल डाल के लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, O है। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, O है। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा इसकी एक स्पर्श रेखा AB वृत्त को स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श करती है। एक वृत्त है भैया जिसका केंद्र O है केंद्र O, तथा इसकी एक स्पर्श रेखा AB है। इस वृत्त की एक क्या है, स्पर्श रेखा। इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा क्या है, AB है। क्लियर। इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा AB है जो वृत्त को बिंदु P पर क्या करती है, स्पर्श करती, क्या करती है, स्पर्श करती है। क्लियर। तथा वृत्त है ना, ठीक है ना, तथा इसके स्पर्श बिंदु P पर, कहां पर, इसके स्पर्श बिंदु P पर, इसके स्पर्श बिंदु P पर, P पर, कहां पर, P पर, है ना। तथा इसकी एक स्पर्श रेखा AB है, वही है ना, इसकी एक स्पर्श रेखा क्या है, AB है, जो वृत्त को बिंदु P पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है स्पर्श। इसके साथ साथ हमने स्पर्श रेखा AB पर एक लंब OP खींच दिया। हमने स्पर्श रेखा AB पर, किस पर, स्पर्श रेखा AB पर, किस पर, स्पर्श रेखा AB पर हमने स्पर्श रेखा AB पर क्या खींच दिए, एक लंब OP खींच दिए। क्या खींच दिए, एक लंब OP खींच दिए। क्या खींच दिए, एक लंब OP खींच दिए, खींच दिए। OP लंब AB है, OP लंब क्या है, AB है। अब हमको यहां पर यह सिद्ध करना है कि PQ वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। हमको यह सिद्ध करना है कि OP लिखो यहां पे, है ना, सिद्ध करना है कि OP, सिद्ध करना है कि OP जो है, सॉरी PQ है वो, क्या सिद्ध करना है कि जो PQ जो है ना, जो क्या है, PQ जो है, हमने मान ली कि Q वृत्त का केंद्र है। वो यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी, कहीं भी हो सकता है। सिद्ध करना है कि PQ जो है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कौन कहां से होकर जाता है, PQ जो है वो वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। ये हमको यहां पर ये सिद्ध करना है। अब मान लीजिए OQ वृत्त के केंद्र O से होकर नहीं जाता। अब हमने एक सेकंड के लिए ये मान लिया कि चलो भाई मान लिए कि हमने ये मान लिए कि OQ जो है, हमने ये मान लिए कि OQ हमने मान लिया कि OQ जो है वो वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं जाता, केंद्र से होकर के नहीं जाता। तो त्रिज्या OP को मिलाइए। तो त्रिज्या किसको मिला लीजिए, हमने ये मान ली कि भैया एक सेकंड के लिए कि OQ जो है ना, ये इसके ऊपर नहीं है, बिंदु Q इसके ऊपर नहीं है, तो जो रेखा जो बन रही है वो इससे होकर के नहीं जा रही बल्कि कहीं पे और है, ये मान लिए, है ना। तो भैया क्या करना है, अब OP को मिलाइए। किसको मिलाइए, OP को मिलाइए। किसको मिलाना है, OP को मिलाना है। तो OP को मिलाइए, OP को मिलाइए। मिला लिए। अब देखो मिला लिए। अब OP को मिला लिए तो OP जो है ना वो AB पर लंब होगा। कौन से प्रमेय से लंब होगा,
10.1 से क्या होगा, लंब होगा। क्या बोलता है प्रमेय, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, इसलिए ओपी लंब ए बी है। क्या है, ओपी लंब क्या है, ए बी है। ओपी लंब क्या है, ए बी है ओपी लंब ए बी, ओपी लंब क्या है, ए बी है ओपी लंब ए बी। लेकिन एक चीज हमको यहाँ पर दी गई है, क्या दी गई है, क्यूपी जो है वो भी ए बी पर लंब है। कौन, क्यूपी जो है वो ए बी पर क्या है, लंब है। क्यूपी जो है ना वो भी ए बी पर क्या है, लंब है। फिर से क्यूपी जो है वो ए बी पर क्या है, लंब है। क्यों लंब है, सवाल में ही दिया है, खींचा गया लंब, खींचा गया लंब। जो क्यूपी है वो ए बी पर क्या, ए बी पर क्या है, वो लंब है लंब। ओपी भी ए बी पर लंब है और क्यूपी भी ए बी पर क्या है, लंब है। मतलब यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है, मतलब कि ये बिंदु यहाँ पर नहीं होगा बल्कि इसके ऊपर कहीं आएगा। आया समझ में, है ना, आया समझ में। अतः बिंदु यहाँ पर ना होगा तो कहाँ पे आएगा, इस बिंदु ओ के ऊपर कहीं पर आएगा। चूंकि किसी रेखा के किसी बिंदु पर एक ही ओर दो लंब नहीं हो सकते, अब इसके एक ओर पे एक लंब ये हो गया, फिर दूसरा लंब अपन यहाँ पे नहीं खींच सकते क्योंकि कोण छोटा हो गया ना। दो लंब है ना, एक ही तरफ दो लंब नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि एक और एक लंब हो जाएगा और दूसरी ओर दूसरा लंब हो जाएगा, लेकिन एक ही तरफ दो लंब हो सकते हैं क्या, नहीं, सिर्फ एक ही लंब होगा। कितने लंब होंगे, एक ही लंब होगा। इसीलिए ओपी और ओक्यू संपाती, इसीलिए ओपी और ओक्यू क्या है, संपाती है। मतलब कि ये वाली रेखा वो यहाँ पर नहीं बल्कि इसके जस्ट ऊपर है, एक के ऊपर एक होने को बोलते संपाती, है ना। तो ओपी जो है वो ओक्यू के जस्ट ऊपर है, जस्ट क्या है, ऊपर है, इसके ऊपर से गई है। मतलब कि ओपी और ओक्यू क्या है, संपाती है। ओपी और ओक्यू क्या है, संपाती है। अतः स्पर्श बिंदु से, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये कर दी हमने यहां पर सिद्ध। प्रश्न क्रमांक 6 ये बोल रहा है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक बिंदु ए है, क्या है, एक बिंदु ए है। एक बिंदु ए जो है ये बिंदु वृत्त के केंद्र ओ से, कहां से, वृत्त के केंद्र ओ से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक बिंदु ए है जो कि वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है जो कि इस बिंदु P पर स्पर्श करके आगे जा रही है ना। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। किसकी लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या ये होती है हमारी ओपी। क्या होती है, ओपी। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ओपी। वृत्त की त्रिज्या ओपी का मान ज्ञात करना है। क्लियर। अब तो देखो, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक कोई बिंदु है, जो दिखा है चित्र में वो लिख दो। ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक कोई बिंदु है। ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक कोई बिंदु है, एक कोई बिंदु है। ओ ए को मिलाया गया है और ओ और ए को क्या कर दिया अपन ने, मिलाया गया है। तथा ए से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा एपी खींची गई है। ए से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा क्या खींचे है, एपी खींची गई है। क्या खींची गई है, एपी खींची गई है ना। और ओपी को मिलाया गया, किसको, ओपी को मिलाया गया है। अब ओए की लंबाई कितनी है, ओए की लंबाई है 5 सेंटीमीटर एवं एपी की लंबाई कितनी है, एपी की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। और कोण ओ पी ए 90 अंश है। कोण ओ पी ए ये 90 अंश है। क्यों है 90 अंश, कौन बताएगा, ये कोण 90 अंश क्यों है, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। आधे वृत्त पर बन रहा 90 अंश का, इसलिए क्या होगा, ये कोण होगा। आधे वृत्त पे बना ना ये कोण इस बिंदु पर, इसलिए कोण ओ पी ए क्या होगा, 90 अंश का होगा। अब एक प्रकार से समकोण त्रिभुज बन गया। ओ पी ए एक समकोण त्रिभुज है। ओ पी ए एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। इसमें लगा देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से।
कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है? ये समकोण है, समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। कर्ण पहचानते नहीं बनता कई लोग को, सबसे अच्छा फॉर्मूला समकोण हो गया, समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर OA आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। यहाँ पर OA आपका क्या हो गया? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग मतलब कि OA का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब कि OA का वर्ग हो गया, OA का वर्ग। इस कर्ण का वर्ग। शेष अन्य दो भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। शेष अन्य दो भुजा कौन कौन सी? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों भुजा। OP भुजा, OP भुजा और PA भुजा। कौन सी भुजा? PA भुजा। PA भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग मतलब कि OA का वर्ग, कर्ण का वर्ग, दो भुजा OP और PA के वर्ग के योग के बराबर होता है। यहां से हमको OP का मान निकालना है, तो OP को हम बराबर किस तरफ रहने देंगे, बाकी सबको बराबर किस तरफ पक्षांतर कर देंगे। OA स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर हो जाएगा बराबर किस तरफ? PA स्क्वायर का आएगा, आपका धन का है, पक्षांतर करेंगे तो PA स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा, बराबर का बराबर। OP स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो जाएगा? OP स्क्वायर। अब इसको इस तरफ लिख लिया, इसको मैंने उस तरफ लिख लिया। OP स्क्वायर का हो गया, OP स्क्वायर बराबर का बराबर हो गया, ये वाला पद इस तरफ आ गया, OA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। अब इस तरफ वर्ग है, इस तरफ भी वर्ग लगाना है, तो इसको हम पहले करनी में लिख देंगे और फिर करनी का हम लगा देंगे वर्ग, क्योंकि वर्ग से करनी कट जाएगी, जैसे का वैसा बचेगा, इसलिए इसको हम करनी के अंदर वर्ग लगा के लिख सकते। वर्ग से वर्ग कट गया, OP का हो गया OP बराबर, करनी का हो गया करनी हो गया। अब OA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर का हो गया OA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। अब OA का मान कितना है? OA का मान है 5, OA का मान कितना रख दिए? 5, घात 2 का हो गया घात 2, माइनस का माइनस। PA का मान कितना है? PA का मान कितना है? PA का मान है यहाँ पर 4, PA का मान यहाँ पर कितना है? 4, घात 2 का यहाँ पर क्या होगा? घात 2, 5 का वर्ग 5 25 माइनस 4 का वर्ग 4 4 16, 25 में 16 का कितना बचा? 9 को हम क्या लिख सकते? 3 की घात 2, वर्ग से करनी कट गई, सिर्फ कितना बचा? 3 बचा। OP का मान कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या OP बराबर कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर आ गई। उतार ले जाओ, है ना। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल क्या बोल रहा है? अच्छे समझो। सवाल ये बोल रहा है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्त है, पहला वृत्त ये वाला है और दूसरा वृत्त ये वाला है, और ये दोनों वृत्त संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब दोनों जिनका केंद्र एक ही हो, जिनका केंद्र एक ही हो। इस वृत्त का केंद्र भी O है, इस वृत्त का केंद्र भी क्या है? O है, और इस वृत्त का केंद्र भी क्या है? O है ना। तो दोनों वृत्त कैसे वृत्त है? संकेंद्रीय वृत्त है, क्योंकि इस वृत्त का केंद्र भी O है और इस वृत्त का केंद्र भी क्या है? O है। तो ये कैसे वृत्त है? संकेंद्रीय वृत्त है। और संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है। इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या मतलब केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, छोटे वाले वृत्त की। और इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। किसकी त्रिज्या? बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर है। अब बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो, उस जीवा की क्या ज्ञात करो? लंबाई ज्ञात करो। यहां पर एक जीवा दिख रही है PQ जीवा, इस PQ जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती मतलब छू करके जाती है, उसकी लंबाई क्या करना है? ज्ञात करना है। क्लियर? तो देखो सिंपल सी बात है, तुम उसको मौखिक कर सकते हो। बताऊं कैसे कर सकते हो? सिंपल सी बात है, हमको इसकी लंबाई ज्ञात करना है। यहां पर एक त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लग जाएगा। पाइथागोरस क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब 5 का वर्ग 25 बराबर 25 बराबर लंब का वर्ग मतलब लंब का वर्ग मतलब
3 का वर्ग, 3 का वर्ग 3 तिया 9, धन आधार का वर्ग मतलब एम क्यू का वर्ग हो गया। अब जिस तरफ आया तो ऋण का हो गया। 25 में से 9 का कितना बचा? 16 बचा। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 की घात 2। पाइथागोरस प्रमेय हर सवाल में अपन कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो 1 4 ये वाला और 1 4 ये वाला, 2 4 मिल गए, कितना बन गया? 1 8 बन गया। क्या बन गया? 1 8 बन गया। ये आ गया आंसर। तो जीवक लंबाई कितनी आ गई? 8 आ गई, 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसको अपन विस्तार से करना पड़ेगा, है ना? तो समझो इसको। दिया है, क्या दिया है? क्या दिया है? ओ केंद्र वाले 2 संकेंद्री वृत्त है। ओ केंद्र वाले कितने वृत्त है? 2 संकेंद्री वृत्त है। ओ केंद्र वाला पहला वृत्त ये और दूसरा वृत्त ये। ओ केंद्र वाले 2 संकेंद्री वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः पहले वृत्त की त्रिज्या, जिनकी त्रिज्याएं, एक त्रिज्या ओ क्यू का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर है। एक त्रिज्या ओ क्यू का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर है। एक त्रिज्या ओ क्यू का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और दूसरी त्रिज्या ओ एम का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर है। और दूसरी त्रिज्या ओ एम का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर है। क्लियर? जहां पर पी क्यू बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा है, यहां पर जो पी क्यू है ना, पी क्यू, यहां पर जो पी क्यू है, पी क्यू क्या है? बड़े वृत्त की क्या है? जीवा है। ऐसी जीवा, अरे बड़े वृत्त की ऐसी जीवा जो छोटे वाले वृत्त को बिंदु एम पर स्पर्श करती है। देखो ये गई, हिसाब से आके स्पर्श करी, टच करी और सीधी निकल गई, है ना? ऐसी। हाँ, एक बात और है। अब बड़े वाले वृत्त को कुछ समय के लिए छोड़ दो। तो प्रमेय 10.1 क्या बोलता है? स्पर्श बिंदु से, किससे? स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, कौन? स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, किस पर? स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। नहीं आया समझ में? स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। यहां कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण, मतलब कोण ओ एम क्यू, कोण ओ एम क्यू। कौन सा कोण? कोण ओ एम क्यू। ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कोण ओ एम क्यू बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। ये क्या है? आपका प्रमेय 10.1 है। क्या है? प्रमेय 10.1 है। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब हम इस त्रिभुज में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज ओ एम क्यू। अरे भैया ओ एम क्यू, अरे जिज्जी ओ एम क्यू, है ना? समझ? समकोण त्रिभुज ओ एम क्यू में हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग मतलब किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग मतलब किसका वर्ग? ओ क्यू का वर्ग, ओ क्यू का वर्ग। अन्य दो भुजा ये वाली और ये वाली, ओ एम भुजा और एम क्यू भुजा, ओ एम भुजा और एम क्यू भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब ओ क्यू का मान कितना है? ओ क्यू का मान कितना? 5। यहां रख दिए 5, घात कितनी? 2, बराबर का बराबर। ओ एम का मान कितना? 3, घात कितनी? 2, धन का, अरे एम क्यू स्क्वायर का, एम क्यू स्क्वायर। क्लियर? अब 5 का वर्ग 5, अरे बराबर का, अरे 3 तिया, धन एम क्यू स्क्वायर का, एम क्यू बराबर किस तरफ? 9 धन का। बेटा आप ना उधर से इधर जाओ, जिधर से इधर आ गया तो इसकी जात बदल गई,
है ना। क्या बदल गई? जात बदल गई। जात बदल जाती है दूसरी जगह जाने पे। तो धन वाला काय का हो गया? ऋण का हो गया। काय का हो गया? ऋण का। 25 में से 9 का कितना बचा? 16 बचा। बराबर एम क्यू स्क्वायर का क्या हो गया? एम क्यू स्क्वायर। 16 किसका वर्ग है? 4 का। 4 का वर्ग 4 चौ 16 बराबर एम क्यू स्क्वायर का एम क्यू। अरे बरग से बरग निपट गया। एम क्यू का मान 4। एम क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। हाँ, केंद्र। अब बड़े व्रत की बात करेंगे। तो किसी व्रत में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब कि अगर एम क्यू का मान 4 है तो जो पी क्यू जो होगा ना, है ना, ऐसी की 2 एम क्यू लगेगी तब एक क्या बनेगा? पी क्यू। 2 एम क्यू लगेगी तब क्या बनेगा? एक पी क्यू। तो पी क्यू का बराबर का बराबर 2 का 2 एम क्यू का मान 4 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता मतलब 2 भागों में बांटता है। जीवा की लंबाई पूछा था, अतः अविष्ट जीवा की लंबाई पी क्यू बराबर कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। बन जाएगा। चलो बारीकी समझना इसको। एक वृत्त के परिमित व्रत यानी चक्री। जो अपनी चक्री हो गई गाड़ी टायर व्रत, है ना, चका हो गया। जो अपना व्रत हो गया। व्रत के परिमित मतलब कि बाहर, है ना। अंतर्गत मतलब कि अंतः मतलब अंदर, और परिमित मतलब बाहर। व्रत के बाहर एक चतुर्भुज। अपन ने व्रत के बाहर एक चतुर्भुज खींचे। क्या खींचे? एक चतुर्भुज। और चतुर्भुज को अपन ने ऐसा खींचे कि इसकी ये वाली भुजा व्रत के इस भाग को स्पर्श कर रही है ना। ये वाली भुजा इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। BC भुजा बिंदु Q पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। और CD भुजा बिंदु R पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। इस प्रकार से अपन ने क्या खींचे हैं? चतुर्भुज खींचे हैं। चतुर्भुज अपन ने कहाँ खींचे हैं? व्रत के परिमित खींचे, मतलब व्रत के बाहर चारों ओर खींचे हैं। क्लियर? अब आगे गणित तुम्हारी बहुत सरल है, दन्न सवाल होंगे बिल्कुल, है ना। देखो, एक व्रत के परिमित मतलब ये बन गया आपका व्रत। अब देखना ऐसी स्पीड से गणित खत्म हो जाएगी तुमको पता ही नहीं चलने वाला, है ना। मेन पार्ट अपने हो चुके हैं, है ना। समझो, सरल पार्ट भी है ना। एक व्रत के परिमित मतलब कि हो गया आपका क्या? व्रत हो गया। और परिमित मतलब व्रत के बाहर, व्रत के चारों ओर। चतुर्भुज ABCD। एक चतुर्भुज क्या है? एक चतुर्भुज आपका ABCD है ना। ABCD आपका क्या है? अरे एक चतुर्भुज है रे बाबा, एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज ABCD एक क्या है? चतुर्भुज है चतुर्भुज। तो सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है? अरे AB धन CD बराबर AD धन BC है। हम इसको हल करेंगे। देखो, अब हल करेंगे ना, जो चित्र में दिया है वो भी यहाँ पे हम करते जाएंगे। एक दिए हुए व्रत के परिगत एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है। वो दिया गया है। एक दिए हुए व्रत के एक दिए हुए व्रत के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। यहां लिख दिए चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। खींच लिए। और ये जो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज व्रत को बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R और बिंदु S पर स्पर्श करता है। चतुर्भुज की
जे चतुर्भुज ने बिंदु ए पर स्पर्श करा, बिंदु पी पर भी क्या करा, स्पर्श करा, बिंदु क्यू पर भी क्या करा, स्पर्श करा, और बिंदु आर पर भी क्या करा, स्पर्श करा। चारों बिंदु पर क्या करा, स्पर्श करा। बिंदु पी क्यू आर एस चारों बिंदुओं पर क्या करा, व्रत ने स्पर्श करा। क्या करा, स्पर्श करता है। क्या करता है, स्पर्श करता है। तो देखो, चूंकि ए से व्रत पर दो स्पर्श रेखाएं ए एस एवं ए पी है, बिंदु ए से व्रत पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। पहली स्पर्श रेखाएं एपी खींची गई है, और दूसरी स्पर्श रेखा क्या खींची गई है, एएस खींची गई है। क्लियर। पहली स्पर्श रेखा एपी खींची गई है और दूसरी स्पर्श रेखा क्या खींची गई है, एएस खींची गई है। खींची गई है, खींच लिए। तो भैया एक बात जो है ना, बताऊं क्या है, व्रत के बाहरी बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। पढ़ाया था प्रमेय, व्रत के स्थित किसी बाहरी बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखा दोनों की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। तो जितनी बड़ी AP उतनी बड़ी AS हो जाएगी। क्या हो जाएगा, AP बराबर AS हो गया तो ना, AS बराबर AP, AS बराबर AP। समीकरण 1 कहां से आया, प्रमेय 10.2 से आया। इसके बाद चूंकि दो आंख और एक मुंह, चूंकि बी से, कहां से, बिंदु बी से व्रत पर दो स्पर्श रेखाएं, व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं। बिंदु बी से व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं बीपी एवं बीक्यू है। व्रत बिंदु बी से व्रत पर पहली स्पर्श रेखाएं क्या है, बीक्यू है। क्या है, बीक्यू है। क्या है, बीक्यू है। और दूसरी स्पर्श रेखा क्या है, बीपी है। क्या है, बीपी है। बिंदु बी से व्रत पर दो स्पर्श रेखाएं बीक्यू एवं बीपी है। बीक्यू भी है और क्या है, बीपी भी है। बीक्यू और बीपी है ना, क्या क्या है, बीक्यू भी और बीपी भी है। तो व्रत के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा कैसी होती है, बराबर होती है। मतलब BQ और BP दोनों कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो BP बराबर क्या, तो BP बराबर क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। जितनी बड़ी ये उतनी बड़ी ये। तो भैया BP बराबर BQ, BP बराबर BQ। समीकरण 2 क्या नाम दिए इसको हमने, समीकरण 2 नाम दिए है ना। इसके बाद चूंकि क्या है यहां पर, चूंकि C से व्रत पर दो स्पर्श रेखाएं CR एवं CQ, कहां से, C से, इस बिंदु C से, बिंदु C कहां है, व्रत के बाहर का बिंदु है। बिंदु C से, कहां से, C से व्रत पर, किस पर, व्रत पर, C से व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची गई है, दो स्पर्श रेखाएं। कितनी स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। पहली स्पर्श रेखा CR और दूसरी स्पर्श रेखा CQ। तो दोनों रेखा कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मतलब CR और CQ दोनों बराबर हो जाएगी। CR बराबर क्या है, CQ है। समीकरण नंबर 3 कहां से आया, 10.2 से आया। आ गया। इसके बाद बिंदु D से, कहां से, बिंदु D से व्रत पर, बिंदु D से
बिंदु डी से वृत्त पर, ये हो गया वृत्त, बिंदु डी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं। कितनी स्पर्श रेखाएं? दो स्पर्श रेखाएं। पहली स्पर्श रेखा डीएस और दूसरी स्पर्श रेखा डीआर। दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, डीएस और डीआर खींची गई है, तो दोनों कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो जितनी बड़ी आपकी डीएस उतनी बड़ी क्या है? डीआर भी है। और एक जरूरी बात, कोचिंग में खासकर जितनी भी लड़कियां आ रही है, तुमको रास्ते में आने से लेकर के जाने तक कोई भी दिक्कत होती है, अगर कुछ भी प्रकार की परेशानी आती है तो मुझे आकर के पर्सनल बताना। हर चीज़ का इलाज मेरे पास है, दारू दवाई सब चीज़ है, दारू दवाई डंडा सब रखता हूँ मैं, है ना? समझ रहे हो ना? या नहीं समझ रहे हो? है ना? ठीक। देखो, बिंदु डी से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची गई है? दो स्पर्श रेखाएं। पहली स्पर्श रेखा डीएस और दूसरी क्या है? डीआर है। तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? बराबर। तो डीएस और डीआर कैसे हो जाएंगे? बराबर। डीएस बराबर क्या हो जाएगा? डीआर। क्या नाम दे दिए? समीकरण 4 नाम दे दिए। अब हम चारों समीकरण को जोड़ देंगे, समीकरण 1, 2, 3 और समीकरण 4। चारों समीकरण को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। समीकरण 1 धन 2 धन 3 धन 4, चारों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ना कैसे? देखो, बराबर किस तरफ वाले? बराबर किस तरफ? बराबर इस तरफ, बराबर के इस तरफ। लेफ्ट हैंड साइड वाले से लेफ्ट हैंड साइड वाला जुड़ जाएगा। तो ए एस धन बीपी धन सी आर धन डीएस। फिर से ए एस धन बीपी धन सी आर धन डीएस। ए एस धन बीपी धन सी आर धन डीएस। एस क्यों लिखी यहाँ पे? किसने लिखा ये? डीएस। क्यों जाएगा यहाँ पर? डीएस। हो गया डीएस, हो गया डीएस, डीएस 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 डीएस। इसको इस तरफ कर दे, उसको उस तरफ कर दूं क्या? मैं कर देता हूं ना। क्लियर? इसको आ रही रहने दो। क्लियर? एस धन बीपी धन सी आर धन डी आर। एस धन बीपी धन सी आर धन डी आर। हो गया? बराबर का बराबर लग गया। अब इसके बाद बराबर किस तरफ क्या है? एपी है। एपी धन बीक्यू धन सी क्यू धन डीएस। एपी देखो, सुनो एक बार, सुनो। एपी इस तरफ है ना, इसको इस तरफ कर दूं और एस को इस तरफ कर दूं। एपी इस तरफ हो गया, एस इस तरफ हो गया। और फिर से एपी धन बीपी धन सी आर धन डी आर हो गया। एपी धन बीपी धन सी आर धन डी आर बराबर। अब इस तरफ ए एस धन बी क्यू धन सी क्यू धन डी एस। ए एस धन सी क्यू धन बी क्यू धन डी एस। हो गया? हो गया। अब चित्र में देखना, एपी धन बीपी, एपी 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 धन बीपी, एपी धन बीपी। एपी और बीपी दोनों जोड़ देंगे, बन गया ए बी। क्या बन गया? ए बी बन गया। अब सी आर और डी आर, सी आर और डी आर, सी आर धन डी आर, डी सी हो जाएगा। ये क्या हो गया? डी सी। क्या हो गया? अरे बराबर का बराबर, बराबर का बराबर। इसके बाद ए एस धन डी एस, ए एस धन डी एस, ए एस धन डी एस, ए एस धन डी एस। इतने और इतने को जोड़ देंगे तो ए एस धन डी एस कितना? ए डी ए डी ए डी। ए एस धन डी एस बराबर ए डी ए डी ए डी। अच्छा नाम है ए डी। इसके बाद
बी क्यू धन सी क्यू, बी क्यू धन सी क्यू, क्या 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 क्या, बी क्यू धन सी क्यू। देखो बी क्यू धन सी क्यू, बी क्यू धन सी क्यू, तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी। और यही सिद्ध करना था ए बी धन सी डी बराबर ए डी धन बी सी। ये सवाल तुम्हारा हो गया हल।